ओके दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कितने पार्ट होते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के पार्ट के बारे में, भाग के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या है तथा उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जैव मंडल, जीव मंडल या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। जैसे आपका एक नेशनल पार्क है या एक आपका मान लीजिए नेशनल पार्क से छोटा एक मान लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य या उपवन, पवित्र उपवन टाइप का कुछ समझ लीजिए। तो जैसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में कई चीजें हो सकती हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो और आपका नेशनल पार्क भी हो, टाइगर रिजर्व भी हो। तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है या जैवमंडल क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैवमंडल क्षेत्र एक मतलब बड़ा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत आपके नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं आप लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं और ये उपवन टाइप के, झील टाइप के छोटे मोटे, या फिर आप कह सकते हो मार्शी लैंड वाला जो जैव विविधता का क्षेत्र होता है या इकोटोन वाला जो क्षेत्र होता है जहाँ दो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र या जैव विविधता का मिलन होता है, उसके बीच वाला संक्रमण क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इकोटोन, जहाँ की विविधता दोनों से अधिक होती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य क्या होते हैं, तो उसके उद्देश्य के बारे में है दोस्तों, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे आपके पौधे हो गए, पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीवों की विविधता आदि को, ये सब जो विविधता होती है इन सभी को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों, नेशनल पार्क हो गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये छोटी लेवल पे होता है और जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है? जैव संसाधनों का उचित, अगला इसका मुख्य उद्देश्य है जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। नेक्स्ट, इन क्षेत्रों में शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण व शोध कार्य को प्रोत्साहित करना। जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के भाग के बारे में समझते हैं, कितने भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक कोर रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र, एक बफर रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं बफर क्षेत्र, एक संक्रमण रीजन होता है या संक्रमण एरिया होता है जिसे हम ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो प्राकृतिक या केंद्रीय पारित क्षेत्र के एक बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। मतलब बाधा रहित, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाया जाता, इसमें किसी आमजन का मूवमेंट भी नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखा जाता है। यह खंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए होता है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को में कोई व्यवधान न आए इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम हानिकारक क्रियाओं जैसे शिक्षा तथा पारिस्थितिक पर्यावरण पर
शोध कार्य आदि का यहाँ संचालन किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई व्यवधान नहीं पहुँचता या यहाँ किसी का मतलब एक बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। विनाश रहित मूवमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए रिसर्च कार्य के लिए अगर कोई साइंटिस्ट की टीम जाना चाहती है कोई एरिया में तो अलाउड। स्टूडेंट जो ट्रेनी स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए अगर ले जाना है, उनको समझाने के लिए ले जाना है तो अलाउड। लेकिन अगर कहिए कि कोई जाए कोर क्षेत्र से अपने पशुओं के लिए चारा ले आए या कोर क्षेत्र से कोई सड़क पास करे जिससे आमजन आया जाए, गाड़ी आया जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। दूसरे पाते हैं बफर क्षेत्र। तो यह क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र के चारों तरफ घेरे रहता है, कुछ किलोमीटर के, कुछ मीटर के, मतलब एक क्षेत्र होता है चारों तरफ। जैसे बफर क्षेत्र हो गया, केंद्रीय क्षेत्र हो गया, केंद्रीय क्षेत्र के चारों तरफ का क्षेत्र होता है वो उसको बफर क्षेत्र बोलते हैं। इसका प्रयोग सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन, मनोरंजन मतलब जो टूरिज्म के लिए हम लोग जाते हैं। कोर क्षेत्र याद रखिएगा, कोर क्षेत्र में आपका सफारी नहीं होता, ये बफर क्षेत्र में ये होता है मनोरंजन के लिए, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान इत्यादि के लिए किया जाता है। फिर संक्रमण क्षेत्र जैवमंडल और क्षेत्र का बाहरी भाग, ठीक है। जो जैवमंडल और क्षेत्र का बाहरी भाग होता है जो बफर परितंत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। अब जैसे हमने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र को जो घेरे रहता है चारों तरफ से बफर क्षेत्र, अब फिर बफर क्षेत्र के चारों तरफ से जो घेरे रहता है उसको हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों ऐसे सोचिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अपने दिमाग में विजुलाइज करिए कि जो सबसे अंदर का सर्कल होगा छोटा वाला वो होगा आपका कोर क्षेत्र, उसके चारों तरफ का दूसरा सर्कल जो होगा वो होगा आपका बफर क्षेत्र, और उसके चारों तरफ का जो सर्कल होगा उसके बाहर वाला वो होगा ट्रांजिशन एरिया, जिसे हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इस परिक्षेत्र की बात करें तो इसमें आरक्षित प्रबंधन एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता होती है। तो यहाँ स्थानीय लोग अपने जो घास के लिए ग्रामीण इलाकों में या फिर अन्य गतिविधियों के लिए, लकड़ी लेने के लिए जा सकते हैं। सामंजस्यपूर्ण सहभागिता होती है स्थानीय लोगों और प्रबंधनों के बीच में। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है, जैसे एनजीओ हो गया जो पर्यावरण को बचाने के लिए एनजीओ है। और रिमोट सेंसिंग आदि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी इस कार्यक्रम के अध्ययन के लिए किया जाता है। भारत में अब तक अगर बात करें तो 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। जिसमें से जिसमें से 18 भारत ने अपनी तरफ से 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया है कि हमारे यहाँ फला 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 18 क्षेत्र जो है ये आपके जीवमंडल क्षेत्र है। लेकिन यूनेस्को का एक होता है मैब, MAB जैसे बोलते हैं मानव व जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। मैब का जो फुल फॉर्म MAB, मैप का जो फुल फॉर्म होता है मानव व जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये यूनेस्को डिसाइड करता है, यूनेस्को ये टैग देता है। तो वर्तमान समय में अगर भारत में देखें तो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का 13 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके हो गए जैव
मंडल आरक्षित